दोस्तों, एक युवक अपनी दूसरी शादी करता है और एक खूबसूरत पत्नी पाकर बहुत खुश होता है। पहली पत्नी से उसको एक बेटी थी जिसके साथ वो रहता था। इस नई पत्नी से भी उसको दो बेटियां हो जाती हैं। तीन बेटियों और अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। लेकिन एक दिन उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि दोस्तों फिर वो उन तीन बेटियों के साथ अकेला रह जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, एक दिल को छू लेने वाली ये कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की। एक युवक जिसका नाम उत्तम यादव होता है। उत्तम यादव स्वभाव से सीधा था, सीधे रास्ते पर चलने वाला इंसान था। उसकी सरकारी नौकरी थी। गांव के ही बगल में एक इंटर कॉलेज में वो चपरासी के पद पर काम करता था। उसके पास 2-4 बीघा जमीन थी जिससे उसके घर का चूल्हा बड़े आराम से जल रहा था। उत्तम का जीवन खुशहाल था। उसकी पत्नी का नाम सरिता था, वो घर संभालती थी। दोनों की एक बेटी होती है, उसका नाम अंशिका रखते हैं। जब अंशिका 3 साल की होती है दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2020 में जब कोरोना आया, कोरोना की वो काली महामारी लाया जिसने हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। सरिता भी इस बीमारी की चपेट में आ जाती है। एक तरफ जहां पूरा देश बंद था, अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत थी, वहीं उत्तम अपनी पत्नी को बचाने के लिए दर दर भटकता रहा। पर विधाता का लिखा कौन टाल सकता है। सरिता हमेशा के लिए उत्तम और अंशिका का साथ छोड़कर चली गई। जब घर से सरिता की अर्थी उठी तो दोस्तों 3 साल की अंशिका अपनी तोतली भाषा में ही अपने पिता से पूछती है कि पापा मम्मी कहाँ सो रही हैं, उठती क्यों नहीं। उत्तम के पास अपनी मासूम बेटी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी मासूम बच्ची को अपने सीने से चिपका लिया और अपनी आंखों से गिरते हुए आंसुओं को पोंछते हुए मन ही मन कसम खाता है कि अंशिका को कभी मां की कमी महसूस होने नहीं देगा। सरिता के जाने के बाद दोस्तों उत्तम की दुनिया बदल गई। 3 साल की बच्ची को अकेले घर छोड़कर नौकरी पर जाना पॉसिबल नहीं था। ऐसे में उत्तम ने एक रास्ता निकाला। सुबह 6 बजे उठता, अपने हाथों से अंशिका को दलिया पराठा जो भी बना के देना होता देता, उसे नहलाता धुलाता और फिर वो अपने कॉलेज के लिए तैयार होता। कॉलेज के बगल में एक छोटा सा प्राथमिक विद्यालय था, तो उसी में उसने अंशिका का एडमिशन करवा दिया, प्राइमरी स्कूल में नाम लिखवा दिया। हर सुबह उत्तम अपने एक हाथ में टिफिन लेकर दूसरे हाथ में अंशिका की उंगली थामे घर से निकलता था और उसके बाद उसे स्कूल छोड़ आता था। लेकिन जब स्कूल छोड़ता था तो अंशिका उसके कहती थी, पापा आप जल्दी लेने आओगे ना। अंशिका अपनी मासूम आंखों से उसे देखती हुई पूछती। उत्तम भी मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, मेरी बिटिया रानी, जैसे छुट्टी होगी तुम्हारे पापा यहीं तुम्हारे सामने खड़े मिलेंगे। उत्तम उसे प्राइमरी स्कूल के गेट पर छोड़ता और खुद बगल के इंटर कॉलेज में जाकर अपनी ड्यूटी करने लग जाता। कभी घंटी बजाना, कभी जो उनका काम होता है इधर उधर फाइल करना, पानी पिलाना अध्यापकों को, यही सब होता। लेकिन दोस्तों उसका ध्यान जो है वो हमेशा उसके खिड़की के बगल वाले जो प्राइमरी स्कूल था वहीं पर टिकी रहती, उसके मैदान में, कि कहीं उसकी बेटी खेल तो नहीं रही, कोई परेशान तो नहीं कर रहा। लेकिन असली परेशानी 12 बजे दोपहर को शुरू होती, जब उसकी बेटी की छुट्टी होती, और इसकी छुट्टी शाम को 4 बजे होती। जब 12 बजे घंटी लगती, दौड़ कर जाता और अंशिका को वहाँ से ले आता और अपने जो इंटर कॉलेज के चपरासी वाले कमरे में बिठा देता। लेकिन दोस्तों 3 साल की बच्ची के लिए 4 बजे तक एक कमरे में शांत बैठना बड़ा मुश्किल था। कभी रोने लगती, कभी खिलौने के लिए जिद करती, कभी भूख से बिलख जाती। अब उत्तम फाइल संभाले, काम करे या बच्ची को संभाले। फिलहाल वो एक हाथ में चाय की केतली पकड़ता, दूसरे हाथ में अंशिका को चुप कराने की कोशिश करता। अब कॉलेज की कुछ महिला जो टीचर थी तो उनको दया आ जाती थी। कभी कभी उनकी बेल खाली रहती थी तो उत्तम से कहती थी कि लाओ उत्तम, अपनी बेटी को मुझे दे दो, अपना काम वगैरह निपटा लो। वो उसे कुछ टॉफ़ी बिस्किट वगैरह दे दिया करती थी कि वो बहुत प्यारी बच्ची थी, तो हर कोई उसे प्यार दुलार करता था। ये रोज का उसका सिलसिला था। अब उत्तम अंदर ही अंदर दोस्तों टूट रहा था। वह रात को अंशिका को सोते हुए देखता तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगते। अब उत्तम की उम्र अभी कुल मात्र 30 साल की थी। जवानी का मुकाम था, आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी। तो गांव के कुछ बुजुर्ग, उसके रिश्तेदारों ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि उत्तम कब तक यूं ही बच्ची को अकेले संभालता रहेगा, कब तक स्कूल और दफ्तरों के चक्कर कटवाएगा इससे। एक मर्द अकेले बच्ची को नहीं पाल सकता भाई,
घर में एक औरत की ज़रूरत है जो अंशिका को माँ का प्यार दे सके, तेरा घर संभाल सके। उत्तम दोस्तों पहले तो हिचकिचाया, क्योंकि उसे पता था सौतेली माँ कहीं अत्याचार न करे, लेकिन जब उसने सोचा कि अंशिका को एक माँ मिलेगी तो उसका बचपन संवर जाएगा, तो वह दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाता है। अब किसी रिश्तेदार ने ही उसका रिश्ता लगाया। एक लड़की जिसका नाम सोनम था, सोनम की उम्र करीब 27-28 साल की थी, उसकी भी ये दूसरी शादी थी। पहले पति से उसका तलाक हो चुका था। तो उत्तम को लगा कि सोनम भी दुखी रही है अपने जीवन में, तो इसलिए वो दर्द की कीमत को समझेगी और उसको और अंशिका को अपने दिल से वो अपना लेगी। साल 2021 के अंत में दोस्तों सोनम और उत्तम का शादी हो गया। शुरुआत के दिन बड़े अच्छे से बीते। सोनम ने घर का काम काज संभाल लिया। उत्तम को लगा कि शायद उसके अब बुरे दिन खत्म हो गए हैं और अंशिका को आखिरकार एक माँ की छांव मिल गई है। बड़ा खुश था वो, लेकिन ये खुशी सिर्फ छलावा थी, 1 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाई। जैसे जैसे दिन बीतने लगा, सोनम का असली रूप सामने आने लगा। सोनम के मन में अंशिका के प्रति कोई ममता नहीं थी, बल्कि वह उस मासूम बच्ची को एक बोझ समझने लगी, अपने रास्ते का कांटा समझने लगी। रात को जब उत्तम थका हारा घर से लौटता तो दोस्तों अब प्यार की जगह कलेश उसके घर में उसका इंतजार करता था। कलेश कर देती थी कि यह बच्ची हर वक्त मेरे सिर पर मंडराती रहती थी, मैं इसके दाई बनने थोड़ी आई हूँ और ये जो है परेशान करती है। अब सोनम जब चिल्लाता था तो हैरानी भरे नज़रों से देखता था, कहता था कि अरे यार 3.5 साल की बच्ची, यार तुम्हें तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे इसका, अब दोस्तों वो कहती कि मुझे इसका मुंह भी देखना पसंद नहीं है, ये रात को हमारे बीच में सोती है, इसे अलग कमरे में सुलाया करो। अब सोनम की ये बात सुनकर कहता, अरे सोनम कम से कम कुछ तो समझा करो यार, इतनी छोटी बच्ची अकेले कैसे सोएगी, इसे डर लगेगा। अब वो गिड़गिड़ाते हुए दोस्तों अपनी पत्नी से बोलता है, लेकिन दोस्तों सोनम का दिल नहीं पसीजा। उसने अंशिका की देखभाल पूरी तरीके से बंद कर दी। अंशिका का कपड़ा धोना बंद कर दिया, नहलाना बंद कर दिया, समय पर खाना नहीं देती थी, सब कुछ बंद कर दिया। अब अंशिका जब भूखी होकर उसके सामने जाती, उसे डांट कर भगा देती थी, मार देती थी, कभी कभी चिमटी काट लेती थी, सुइयां भी चुभा देती थी। अब बेचारी अंशिका समझ गई कि ये औरत जो है उसकी माँ नहीं है, ये माँ नहीं हो सकती। वो सहम गई, उसके पास ही जाना उसने छोड़ दिया। शाम को जब अब उत्तम घर पे आता तो उसके पैरों से लिपट जाती। अब उत्तम दोस्तों थका हारा उसे अपने गोद में उठाता, जो उसकी कमी होती पूरा करता, कपड़े वगैरह धोता, नहलाता, धुलाता। अब उत्तम अगर चाहता तो सोनम से झगड़ा कर सकता था, और लेकिन वो सोचने लगा यार किसी दिन ये बदल जाएगी, और ऊपर से वो घर की शांति बनाए रखने के लिए खामोशी से उसका अत्याचार सहने लगा कि अगर बोलूँगा तो चिल्लाएगी। अब शादी के 1 साल बाद दोस्तों सोनम ने भी एक बच्ची को जन्म दिया। घर में एक और नन्ही परी आ गई, उसका नाम रखा नैना। उत्तम को लगा कि माँ बनने के बाद अब उसके जीवन में बदलाव आ जाएगा, अभी अपनी पहली बेटी की तरह जो है अंशिका की देखभाल करेगी। लेकिन सोनम का दोस्तों नफरत और रवैया और बढ़ गया। अपनी बेटी नैना को तो अपने सीने से लगा कर रखती थी, लेकिन अंशिका के लिए वही उसका व्यवहार था, रूखा रूखा। 2 साल और बीत गए। 2024 में सोनम ने एक और बेटी को जन्म दिया, उसका नाम सुमैना रखते हैं। अब उत्तम के सर पर 3 बच्चियों की जिम्मेदारी थी। सबसे बड़ी अंशिका 6-7 साल की हो चुकी थी, दूसरी नैना और तीसरी जो है सुमैना, अभी वो छोटी बच्ची थी। अब 3 बच्चियों के आने के बाद घर का माहौल सुधरने के बजाय और नरक बन जाता है। सोनम का गुस्सा और बेकाबू हो गया, बात बात पर वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, सारा गुस्सा वो अंशिका पर निकाल देती थी, उसे मतलब बहुत ही प्रताड़ित करने लगी। अब एक शाम हद हो गई, जब वो शाम को काम से लौटा, उसने देखा अंशिका कमरे में रो रही है। दुबक कर उसके गाल पर निशान है, गले पर निशान है, शरीर पर जगह जगह निशान है। तो उसने बोला, क्या हुआ अंशिका? उत्तम ने पूछा घबरा कर। अंशिका दोस्तों रोते हुए बोली, पापा छोटी बहन रो रही थी, मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की तो मम्मी ने मुझे ज़ोर से मारा, धक्का दे दिया और ऐसे ऐसे मुझे मारा। अब दोस्तों उसका खून खौल गया। वो सोनम को बोला कि सोनम ये क्या हैवानियत है तुम्हारी, यह बच्ची दिन रात सहमी रहती है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है? अब सोनम भी ताव में आ गई। उसने बर्तन पटकते हुए या फिर इधर उधर जो है झिझलाते हुए बोला कि सुनो उत्तम यादव, मैं इस सौतेली बच्ची की दाई नहीं हूँ, ये ज़िंदगी भर मैं इसका बोझ नहीं उठा सकती। अगर ये घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी, इसे किसी अनाथालय में छोड़ाओ, इसके ननिहाल छोड़ाओ, जो भी मुझ करो।
ये मेरी। अब दोस्तों उत्तम कहता है देखो ये मेरी पहली औलाद है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। वो भी बोली ठीक है, फिर अपनी इस बेटी की सज़ा तुम भुगतोगे। अब वो बोला ठीक है। अब दोस्तों जब अगले सुबह उठता है तो सोनम कमरे में नहीं। जाकर कमरे में देखता है तो अलमारी खाली थी, कपड़े गहने सारे गायब। उत्तम बदहवास होकर आसपास ढूंढने लगा, लेकिन सोनम का कहीं अता पता नहीं। अब वो अपनी दोनों छोटी बच्चियों को भी वहीं पर छोड़कर चली जाती है। जो सुमैना थी अभी बहुत ही छोटी थी और बिस्तर पर रो रही थी, वो अपने मायके भाग जाती है। अब उत्तम को ऐसे मोड़ पर दोस्तों लाकर उसने खड़ा कर दिया कि जहां से केवल उसे अंधेरा दिखाई देता है। उत्तम अपनी 3 बेटियों के साथ बेचारा अकेला रह गया। अब उत्तम की जिंदगी किसी भयंकर दुस्वप्न जैसी बन जाती है। 2024 का वो साल दोस्तों उसके जीवन का सबसे बुरा साल होता है। अब सुबह 4 बजे उठता है 6 बजे के बजाय। सबसे बेटी सुमैना का डायपर वगैरह बदलता, अंशिका को स्कूल के लिए तैयार करता, झाड़ू पोछा करता, खाना बनाता, बच्चियों को लेकर फिर वो सारी बच्चियों को लेकर कॉलेज पहुंचता। अब उत्तम की हालत देखकर दोस्तों हर किसी का दिल पिघल जाता। कॉलेज की अगर वो घंटी बजाने जाता तो सुमैना को गोद में उठाए रहता, नैना उसका पैजामा पकड़कर पीछे पीछे चलती, अंशिका एक कोने में बैठकर अपनी छोटी बहन के लिए दूध की बोतलें संभालती। यही सब होता रहता था। अब दोस्तों इन सब चीज़ों से उत्तम बहुत परेशान हो गया। उसके आंखों के नीचे काले धब्बे हो गए, शरीर सूख कर बेचारे का कांटा हो गया। रात भर सुमैना अगर रोती रहती तो उसे गोद में लेकर वो टहलाता रहता कि और बच्चों की नींद ना खराब हो और ना अंशिका कल स्कूल कैसे जाएगी। अब कॉलेज के जो उसके सहकर्मी थे, कॉलेज के जो टीचर वगैरह थे, उस पर दया तो दिखाते, लेकिन कोई कितनी जिम्मेदारी किसी की बांटेगा। अब पीठ पीछे लोग बातें भी करते कि बेचारा 2 शादियां करने के बावजूद भी 3 बच्चों को अकेले पाल रहा है, कैसे काटेगा इतनी लंबी जिंदगी। उत्तम कभी कभी अकेले में दोस्तों रो लेता, जब बेटियों को नहीं बहला पाता तो रोने लगता था। भगवान की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर कहता, हे ईश्वर मुझे इतनी सजा क्यों दे रहा है, मेरी मासूम बच्चियों का क्या कसूर है, मैंने अगर तेरा कुछ बिगाड़ा तो लोगों ने क्या बिगाड़ा है, तो क्यों इतना परेशान कर रहा है। अब दोस्तों फिर आ जाता है 2024 अक्टूबर नवंबर की बात है। इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल साहब रिटायर हो गए तो एक नई प्रिंसिपल आती हैं जिनका नाम होता है अनीता यादव। अनीता जी की उम्र करीब 32-33 साल की थी। वो एक सुशिक्षित महिला थी, तभी प्रिंसिपल थी, गंभीर और संवेदनशील थी, डिसिप्लिन उनको पसंद था, एक सख्त मिजाज की महिला थी, लेकिन उनका दिल बहुत मोम जैसा था। अनीता का अपना कोई परिवार नहीं था। कुछ वर्ष पहले उनके पति की भी एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उस दर्द ने उन्हें और संवेदनशील बना दिया था। अपने कार्यभार जब वो संभालती हैं, सबको देखती हैं, तो एक दिन देखती हैं कि जो चपरासी है उत्तम, उसके हाथ में कॉलेज का जो है रजिस्टर है लेकर खड़ा है। उसकी गोद में एक बच्ची है, रो रही है, एक पास में खड़ी है, और एक 7 साल की जो बच्ची यानी कि जो अंशिका थी, वो उन बच्चियों को बहकाने की कोशिश करती है, कुछ बिस्किट वगैरह खिलाने की कोशिश कर रही थी। तो वो उसे अपने कमरे में बुलाती हैं, केबिन में बुलाती हैं। अब दोस्तों उत्तम डरते हुए उनके केबिन में दाखिल होता है, क्योंकि सुन रखा था मैडम बहुत कड़क हैं। उसने सोचा कि काम में ढिलाई वगैरह होने के नाते कुछ डांट वगैरह पड़ेगी। कहता है जी मैडम जी आपने बुलाया। अब दोस्तों जो अनीता थी अपने कुर्सी पर से उसे देखती हैं कि इसके कपड़े पर गंदगी लगे हुए हैं, चेहरे पर बेइंतहा थकान है, आंखों में एक बेबस पिता का दर्द उन्हें साफ झलक रहा था। वो कहती है उत्तम ये बच्चियां किसकी हैं। तो धीमी आवाज़ में उससे पूछती हैं कि ताकि कोई बच्ची उसमें रोने ना लगे। उत्तम की दोस्तों आंखें भर आई, उसने हाथ जोड़कर कहा मैडम जी माफ़ कीजिएगा, ये मेरी ही बेटियां हैं, घर में कोई संभालने वाला नहीं है, इसीलिए मजबूरी में मुझे इन्हें लाना पड़ता है, लेकिन मैं अपना काम सही तरीके से करता हूँ, कभी कोई कमी नहीं आती है, तो आप भी थोड़ा दया दिखाइए। अब दोस्तों अनीता जी का दिल जो है वो पिघल जाता है, दहल जाता है। उन्होंने कहा अरे मैं तुम्हें कुछ कह थोड़ी रही हूँ, मुझे पूरी बात बताओ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी 3 बेटियां तुम्हारे साथ अकेले हैं। अब उत्तम उन्हें सारी कहानी बताता है, सरिता की मौत से लेकर अंशिका का बचपन, सोनम से शादी, सोनम का अत्याचार, 2 बेटियों का जन्म और फिर सोनम का उसे छोड़कर भाग जाना। पूरी बात सुनते सुनते दोस्तों अनीता जो थी उनकी आंखों में आंसू आ गए।
एक पुरुष होकर इतनी छोटी बच्चियों को अकेले संभालना, साथ में अपनी ड्यूटी भी पूरी ईमानदारी से निभाना कोई साधारण बात तो थी नहीं। उत्तम जो है, अनीता जी ने रूधे हुए गले से कहा कि उत्तम, आज से तुम इन बच्चियों का ना देखभाल भी करो और अगर कोई ज़रूरत हो इन्हें मेरे केबिन में ही छोड़ दिया करो, ये मेरे साथ रहेंगी। अब दोस्तों वो चौंक गया, बोला अरे नहीं मैडम जी, ये जो है गंदी कर देंगी, फाइल फाड़ देंगी, इधर उधर काम करेंगी। वो कहती हैं अरे कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी, यहाँ पर और भी कोई ना कोई तो रहता ही है। अब उस दिन से दोस्तों जो अनीता जी के केबिन का माहौल बदल गया। जहाँ पर केवल फाइलें वगैरह रहती थी, वहाँ पर अब इन बच्चों के खिलखिलाने और हंसने कूदने दौड़ने की आवाज़ आने लगी। अनीता जी कभी कभी उनको दूध जो है पिला देती थी बोतल से, कभी कभी उनके लिए जो है मिठाइयाँ वगैरह मंगा देती थी, किताबें वगैरह मंगा देती थी, उनको काम दे देती थी करने के लिए। सुमैना को अपने गोद में लेकर कभी कभी सुला देती थी, अंशिका को अपने पास बिठाकर पढ़ाने लगती थी। अब अंशिका जो सालों प्यार के मास के लिए तरस रही थी, धीरे धीरे अनीता जी से चिपकने लगी। उन्हें बड़ी मैडम कहती थी, लेकिन उसके आंखों में वही चमक होती जो एक बेटी के लिए अपनी माँ के आंखों में होती थी। अब समय बीतता गया, सन 2025 की शुरुआत हो गई। तो उत्तम ने जब देखा कि अनीता जी उसकी ज़िंदगी में आई, तब से उसकी बेटियों की हालत बदल गई। बच्चियाँ अब साफ सुथरी रहती थी, खुश रहती थी, अंशिका पढ़ाई में भी तेज हो गई थी। लेकिन उत्तम के मन में अनीता जी के प्रति जो है वो एक असीम आदर और ईश्वर तुल्य जो श्रद्धा थी, उसका भाव था। वह उन्हें अपने लिए किसी देवी के समान मानता था। अब एक दिन दोस्तों दोपहर का समय, सुमैना को अचानक तेज बुखार आ गया। उसका शरीर तवे के जैसा धीकने लगा, तपने लगा, वह ऐंठने लगी। उत्तम घबरा गया। अस्पताल जो है दूर था। अब उत्तम दोस्तों उसको अपनी छाती से लगाए फूट फूट कर रोने लगा, हे भगवान मेरी बच्ची को बचा ले। तभी अनीता जी अपनी कार लेकर निकलती हैं। उन्होंने उत्तम को इस हालत में देखा तो उन्होंने तुरंत उसे बुलाया, बोली तुम पहले क्यों नहीं बताए, गाड़ी में बैठो। और उसके बाद वो जो है उसे लेकर शहर के जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं उस अस्पताल पर पहुंचती है। 3 घंटे तक जो है डॉक्टर इलाज करते रहे और अनीता जो थी डॉक्टर से बात करती नहीं, वहीं पर खड़ी नहीं गलियारे में। अब रात के 9 बजे जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि अब जो बच्ची है खतरे से बाहर है। अब तब जाकर उत्तम के सांस में सांस आई। दोस्तों वह अस्पताल के बरामदे में अनीता जी के पैरों में गिर पड़ा और बोला मैडम जी आप नहीं होती तो आज मेरी बच्ची, यह कहकर दोस्तों वो कहता मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। अब मैडम जो अनीता थी तुरंत उत्तम को पकड़कर वो उठाती हैं, उनके भी आंखों में आंसू था। उत्तम से कहती हैं कि पैरों में मत गिरो, एक पिता अपनी बेटियों के लिए जो संघर्ष कर रहा है उसके सामने मेरा एक छोटा सा परिवार कुछ भी नहीं है। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे पिता का रूप देखकर मेरे मन में जो तुम्हारे लिए सम्मान है मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। दोस्तों उस रात अस्पताल के उस धुंधले बल्ब की रोशनी में दोनों ने एक दूसरे के आंखों में झांका। वहाँ कोई चपरासी या प्रिंसिपल नहीं था, केवल 2 अकेले इंसान थे जिन्होंने जिंदगी भर भयंकर तूफानों को झेला था और एक दूसरे के प्रति असीम सम्मान और आत्मीयता महसूस कर रहे थे, अपनापन महसूस कर रहे थे। अनीता जी को एहसास हुआ कि उत्तम भले ही कम पढ़ा लिखा है, एक चपरासी है, लेकिन उसका चरित्र, उसका दिल, अपनी बेटियों के लिए उसका समर्पण बड़े बड़े ओहदे वाले पुरुषों से कहीं ऊंचा था। मैडम के दिल के कोने में जो बर्फ जमी थी धीरे धीरे पिघलने लगी। अब 2 आत्माएं एक दूसरे के करीब आ जाती हैं तो समाज की नज़र, चील गिद्धों जैसी नज़रें उन पर पड़ ही जाती हैं। कॉलेज में धीरे धीरे बातें बनने लगी कि देखा मैडम जी आजकल जो है उत्तम पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, चपरासी पर इतनी मेहरबान है। दिन रात उसकी बच्चियों को अपने साथ केबिन में बिठा कर रखती हैं, शहर अपने साथ लेकर जाती। भाई चक्कर क्या है, तरह तरह की बातें, कहाँ एक प्रिंसिपल और कहाँ एक मामूली चपरासी। कुछ ना कुछ तो अब खिचड़ी पक ही रही है, लोग यही बात करते थे। ये बातें जब उत्तम के कानों तक पहुंची तो दोस्तों वह सहम गया, रोने लगा। उसे लगा कि उसकी वजह से एक अच्छी खासी और सम्मानित महिला का नाम खराब हो रहा है। उत्तम ने अनीता जी से बात करने की कोशिश की, उनके केबिन में जाकर, और अपनी बच्चियों उसने जो है अपनी बच्ची को ले आया और केबिन में अब वो भेजने से कतराने लगा। अब अनीता जी इस बदलाव को मतलब भांप जाती हैं।
एक दिन कॉलेज जब खत्म हुआ तो उन्होंने उत्तम को अपने केबिन में रोक लिया और बोले कि उत्तम, मुझसे और मेरी मदद से दूर क्यों भाग रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अनीता जी ने सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछा। उत्तम ने सिर झुका लिया, बोला, नहीं मैडम, आप तो साक्षात्कार ईश्वर है, लेकिन स्कूल के लोग और गांव के लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आपके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। मैं एक मामूली चपरासी हूँ मैडम जी, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन आपकी बदनामी हो ऐसा मैं सह नहीं सकता। आप मेरी बच्चियों की मदद करना बंद कर दीजिए, मैं जैसे तैसे अब झेल लूँगा, लेकिन आपने जो किया उसका बहुत बहुत एहसान। दोस्तों, अनीता जी उस कमरे में शांत खड़ी थी। उन्होंने फिर एक ठंडी सांस ली, खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उत्तम, अनीता जी की आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। वो कहती है, लोग क्या कहते इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरे पति की मौत हुई थी तब इसी समाज के ताने दिए थे। समाज तब नहीं आता जब आप अकेले रात को रोते हैं, समाज तब नहीं आया जब तुम अपनी बच्चियों के तड़प रहे थे। वो मुड़ी और सीधे उत्तम के करीब आई। उत्तम, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ हमदर्दी में तुम्हारी मदद कर रही थी? उत्तम ने चौंक कर अनीता की तरफ देखा। मैंने तुम्हारे आंखों में बच्चियों के लिए जो प्यार देखा है, जो ईमानदारी देखी है, वो मुझे किसी और में नहीं दिखती। उत्तम, मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे इन 3 बच्चियों की माँ बनकर, तुम्हारे साथ जीवन संगिनी बनकर बिताना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करोगे? अब दोस्तों, उत्तम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। बोला, मैडम जी, आप ये क्या कह रही हैं? वो हकलाने लगा, अटकने लगा। आप एक कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, एक अफसर हैं, मैं आपकी मेज साफ करने वाला एक चपरासी हूँ, आपके बर्तन धोने वाला, ग्लास धोने वाला मैं एक चपरासी हूँ। गाँव समाज आपको क्या कहेगा? लोग हंसेंगे आप पर। मुझे दोस्तों, अब इस पर अनीता जो है वो कहती है, मुझे किसी समाज की परवाह नहीं है उत्तम। उन्होंने दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो सच्चा हो, और इन 3 बच्चियों को एक माँ चाहिए जो इन्हें कभी ना छोड़े। तुम बस अपना जवाब दो। उत्तम की दोस्तों आंखें बह निकली, फूट फूट कर रोने लगा। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। उसने हाथ जोड़ लिए। उसी पल अंशिका दौड़ती हुई दोस्तों केबिन से आई, अनीता जी के साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, बोली, बड़ी मैडम, आप हमारी मम्मी बन जाओ ना, फिर छोटी मम्मी की तरह आप हमें छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। अब अनीता जी ने तुरंत झुककर, जो अंशिका थी उसे उठा लेती, अपने सीने से लगा लेती, अपने छाती से लगा लेती है, बोलती, कभी नहीं जाऊंगी मेरी बच्ची, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उत्तम और अनीता ने दोस्तों विवाह करने का आखिरकार फैसला लिया। जैसा कि अंदेशा था, गांव और कॉलेज में भूचाल आ जाता है। रिश्तेदारों ने उत्तम को भी भला बुरा कहा, सहकर्मियों ने अनीता जी का भी मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन दोनों का फैसला अडिग था। 2025 में दोस्तों आखिर में दिसंबर के महीने में एक मंदिर में केवल 3 बच्चियों की मौजूदगी में एक दूसरे को बरमाला पहनाते हैं। कोई बाजा, कोई बाराती नहीं, और वहाँ पर सिर्फ 2 दिलों का पवित्र मिलन होता है। 3 मासूम बच्चियों का भविष्य सुरक्षित हो रहा था। शादी के बाद अनीता जी उत्तम के उस छोटे से गांव वाले घर में आ गई। उन्होंने उस साधारण से घर को स्वर्ग बना दिया। जो अंशिका कभी डरी सहमी रहती थी, अब वह चहकती रहती थी। अनीता जी ने उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। नैना सुमैना को अनीता का वही आंचल मिला जिसके लिए दोस्तों वो तरस रही थी। कुछ महीने बाद जो है सोनम को जब ये खबर लगी, उसकी जो पत्नी थी, कि उत्तम स्कूल की प्रिंसिपल से शादी कर लिया और आलीशान ज़िंदगी जी रहा है, तो उसके मन में दोस्तों नफरत उठ गई। वो अपने मायके वालों के साथ उत्तम के घर आधम के हंगामा करने लगी कि ये घर मेरा है, बच्चियाँ मेरी हैं। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब दोस्तों उत्तम तो डर जाता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। अनीता जी बाहर निकलती है। उनका प्रिंसिपल वाला रौब और कानून की जो जानकारी थी वो सोनम और उसके परिवार के ऊपर भारी पड़ जाती है। अनीता जी उन लोगों से कहती हैं सख्त लहजे में कि सोनम जी, आपने 2 दुधमही बच्चियों को लावारिस छोड़कर भागने का अपराध किया। अगर आप कानूनी तौर पर बात करना चाहती हैं तो मैं अभी बाल कल्याण समिति और पुलिस को बुलाती हूं। बच्चों को लावारिस छोड़ने के जुर्म में आपको जेल भी हो सकती है। अब दोस्तों अनीता जी का यह निडर और ये रूप देखकर जो सोनम और उसके परिवार वाले थे उनके पसीने छूट गए। वो समझ गए
कि अब उनका यहाँ पर कोई पैतरा काम आने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ उत्तम अकेला नहीं कि उसे डरा धमका देंगे। सोनम चुपचाप अपना दोस्तों वहाँ से मुंह फेर कर वापस पैर पटकते हुए चली गई और फिर कभी लौट कर नहीं आई। दोस्तों, समय का पहिया घूमता रहा, 2026 आ गया। आज ये लोग बहुत खुश हैं। अब उस जो है उसके घर में अब शाम का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। उत्तम भी अब कॉलेज में जो चपरासी का काम था एकदम फ्री माइंड से ईमानदारी से करता है। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी थकान और बेबसी नहीं रहती, बल्कि एक गर्व और सुकून और मुस्कान रहती है। शाम को जब वो घर लौटता है तो घर के आंगन में एक सुंदर दृश्य उसका इंतज़ार कर रहा होता है। अब जो अनीता जी हैं वो उन बच्चों का होमवर्क कराती हैं, उसे खिलौने से उनके साथ खेल रही होती हैं। उत्तम को देखते ही वो बेटियां पापा पापा कहते चिल्लाते उससे लिपट जाती हैं। अनीता जी भी मुस्कुराते उसके हाथ से टिफ़िन ले लेती हैं, उसके लिए चाय का कप बढ़ाती हैं। समाज जो कभी ताने मारता था आज उत्तम और अनीता जी की दोस्तों मिसाल दे रहा है। लोगों को समझ आ गया कि रिश्ते पद, पैसों या हैसियत से नहीं बनते, बल्कि रिश्ते बनते हैं सच्चे समर्पण, सम्मान और निस्वार्थ प्रेम से बनते हैं। उत्तम अक्सर रात को जब अपनी बेटियों को अनीता जी के गोद में बेफिक्र सोते हुए देखता है तो दोस्तों उसकी आंखें खुशी से भर जाती हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि उसकी ज़िंदगी के सबसे काले अंधेरे के बाद इतनी खूबसूरत सुबह ऊपर वाले ने भेजी है। अंशिका, नैना और सुमैना को आखिरकार उनकी असली माँ मिल गई थी, एक ऐसी माँ जो जन्म देने वाली माँ से कहीं बढ़कर थी, जिसने उन्हें ना सिर्फ अपना नाम दिया बल्कि अपना पूरा जीवन उनके नाम कर दिया। दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी आप 2 शब्द कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।